26 नवंबर 2008 मुंबई। रात के ठीक 8 बज रहे थे। मरीन ड्राइव पर कपल्स बैठे समंदर की लहरों को देख रहे थे। सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग अपने घर को जाने की जल्दी में थे और ताज होटल के फैंसी रेस्टोरेंट में दुनिया भर के अमीर लोग डिनर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। कुलाबा के मच्छी मार नगर में, जहां मछुआरे अपने दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे थे, वहां अंधेरे में एक रबर की बोट किनारे पर आकर लगी। इस बोट में से 10 लड़के उतरे। उनकी उम्र मुश्किल से 20 से 25 साल के बीच की होगी। वहां मौजूद एक मछुआरे ने उन्हें देखा। उसको कुछ अजीब लगा। इन लड़कों का पहनावा, उनका हाव भाव यहाँ के लोकल लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, ओए, कौन हो तुम लोग? कहां से आए हो? उनमें से एक लड़के ने कहा, तुम्हें क्या करना है, अपना काम करो। और फिर वो लड़के वहां से निकल जाते हैं। मछुआरे को इन लड़कों पे शक होता है, इसीलिए वो मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी देता है। लेकिन मुंबई पुलिस इस बात को हल्के में लेती है और इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। वहां से निकलने के बाद सभी लड़के 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर टारगेट की गई लोकेशन की तरफ निकल पड़े। रात के 9:30 बज चुके थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में 2 आतंकवादी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, स्टेशन के मेन हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने अपने भारी बैग्स नीचे रखे और उनमें से निकाली AK-47 राइफल। अगले ही पल ऑटोमेटिक गन फायर की आवाज ने पूरे स्टेशन को गुंजा दिया। कसाब और इस्माइल ने बिना किसी रहम के गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनके सामने जो आया, बच्चा, बुजुर्ग, औरत, मर्द, वो बस एक टारगेट था। स्टेशन का फर्श खून से लाल हो गया। लोगों में भगदड़ मच गई। आरपीएफ और लोकल पुलिस के कुछ जवान वहां मौजूद थे, लेकिन उनके हाथ में क्या था? अंग्रेजों के जमाने की 303 बोल्ट एक्शन राइफल्स और लाठी। जब तक एक पुलिस वाला अपनी राइफल में गोली लोड करता, कसाब अपनी AK-47 से 30 गोलियां बरसा चुका होता। लेकिन बिना किसी हथियार के पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोशिश की। 90 मिनट तक सिर्फ 2 लोगों ने मुंबई के सबसे बड़े स्टेशन को मौत के कुएं में बदल दिया। 58 लोग वहीं मारे गए। उसी वक्त लियोपोल्ड कैफे में भी गोलियां चलनी शुरू हो गई थी। खाना खाते हुए लोगों पर ग्रेनेड्स फेंके गए। मुंबई पुलिस का कंट्रोल रूम पागल हो चुका था। हर मिनट एक नई लोकेशन से फायरिंग की खबर आ रही थी। सर, सीएसटी पे फायरिंग है। सर, लियोपोल्ड में ब्लास्ट हुआ है। सर, ताज होटल में आतंकवादी घुस गए हैं। ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट में आतंकवादियों ने लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। एटीएस चीफ हेमंत कारकरे अपनी टीम के साथ सबसे पहले सीएसटी पहुंचते हैं। इस टीम में एसीपी अशोक कामते, विजय सालस्कार, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। लेकिन अजमल कसाब और इस्माइल खान सीएसटी पर खून की नदियां बहाने के बाद कामा हॉस्पिटल की तरफ भागे थे। इसकी खबर मिलते ही एटीएस चीफ हेमंत कारकरे अपनी गाड़ी को कामा हॉस्पिटल की ओर मोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक कसाब और इस्माइल उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती है। आतंकियों के ताबड़तोड़ हमले से पुलिस की गाड़ी बिल्कुल छलनी हो चुकी थी। जैसे ही पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकती है, कसाब और इस्माइल गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि सब मर चुके हैं या नहीं। गाड़ी के अंदर मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो चुके थे। इसके बाद आतंकी विजय सालस्कर, हेमंत कारकरे और अशोक कामते की बॉडीज को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। आतंकी पीछे की सीट पर बैठे पुलिस कर्मियों की डेड बॉडीज को भी बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन पीछे का दरवाजा जाम हो चुका था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद आतंकी पुलिस की गाड़ी लेकर शहर में घूमने लग जाते हैं, फायरिंग करते हुए। हालांकि गोलीबारी की वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी ज्यादा दूर नहीं पहुंची। दोनों आतंकी गाड़ी चेंज करने का सोचते हैं, तभी उन्हें सामने से एक स्कॉडा कार आती दिखती है। उस गाड़ी में एक फैमिली होती है। आतंकी उन्हें बाहर निकाल देते हैं और गाड़ी लेकर मालाबार हिल की तरफ जाते हैं। इसी बीच पुलिस की उस गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हेड कांस्टेबल अरुण जाधव अभी भी जिंदा होते हैं। उन्हें सिर्फ कंधे पर गोली लगी थी और वो मरने का नाटक करते हुए आतंकियों के हर प्लान को सुन रहे होते हैं। जैसे ही आतंकी पुलिस की गाड़ी छोड़कर निकलते हैं, अरुण जाधव तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को आतंकियों की डायरेक्शन की अपडेट्स दे देते हैं। गिरगांव चौपट्टी पर एक नाकाबंदी लगाई गई थी। वहां खड़े थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम उमले और उनकी टीम। उनके पास हैवी वेपन्स नहीं थे, बस लाठी और सर्विस रिवॉल्वर थी। जब वो स्कॉडा गाड़ी वहां पे आई तो पुलिस ने उसे घेर लिया और लगातार फायरिंग की। इस्माइल खान ड्राइवर की सीट पे मारा गया, लेकिन अजमल कसाब जो पैसेंजर सीट पर था वो जिंदा था। कसाब ने एक्टिंग की जैसे वो मर गया हो, लेकिन जैसे ही तुकाराम उमले उसके पास गए, कसाब ने अपनी AK-47 उठाई और फायरिंग शुरू कर दी। कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और लगातार फायरिंग की। 1-2 नहीं, पूरी मैगजीन की गोलियां तुकाराम उमले के पेट और सीने में उतर गई। उनकी इस कोशिश ने
बाकी पुलिस वालों को वो 5 सेकंड का वक्त दे दिया जो कसाब पर कूद पड़े और उसे जिंदा पकड़ ले। मुंबई शहर में डर का माहौल था। हर कोई अपने घर में बंद होकर टीवी स्क्रीन पे नजरें गड़ाए हुए बैठा था। लेकिन अब कहानी शिफ्ट होती है मुंबई से 1100 किलोमीटर दूर दिल्ली में। यहाँ एक अलग तरह की जंग चल रही थी। जब मुंबई जल रहा था तब सबसे बड़ा सवाल ये था, हमारी स्पेशल फोर्सेस कहाँ हैं? कहाँ है वो फोर्स जो ऐसे हालात के लिए बनी है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी हमारे ब्लैक कैट्स। 2008 में एनएसजी का मेन बेस और इकलौता बेस मनेसार हरियाणा में था। जैसे ही मुंबई की खबर आई कि ये गैंग वॉर नहीं टेरर अटैक है, एनएसजी के कमांडर ने तुरंत एक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, जो इंडिया की सबसे इलीट काउंटर टेरर यूनिट है, वो तैयार थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उन्हें मुंबई ले जाने के लिए कोई हवाई जहाज, कोई डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं था। एनएसजी को एविएशन रिसर्च सेंटर और इंडियन एयरफोर्स पे डिपेंड रहना पड़ता था। उस रात किस्मत भी दुश्मन के साथ थी। जो IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन उनको ले जाने वाला था वो दिल्ली में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में खड़ा था। वहां मुंबई में हर सेकंड किसी बेगुनाह की जान जा रही थी और यहाँ फाइल्स और अप्रूवल्स का खेल चल रहा था। एनएसजी के चीफ बार बार फोन मिला रहे थे। उनकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ था। हमें अभी एयरक्राफ्ट चाहिए, मेरे लड़के तैयार खड़े हैं, हम सड़क के रास्ते मुंबई नहीं जा सकते। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है। प्लेन को दिल्ली आने में वक्त लगा, रिफ्यूलिंग में वक्त लगा। आखिरकार जब प्लेन ने दिल्ली से उड़ान भरी तब तक काफी देर हो चुकी थी और जब वो सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो मुसीबत वहां भी खत्म नहीं हुई। एयरपोर्ट पर उनको ले जाने के लिए कोई स्पेशल व्हीकल्स तैयार नहीं थे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों से लड़ने के लिए आए थे, उन्हें बेस्ट की लोकल बसेस में बैठकर अटैक साइट्स तक जाना पड़ा। करीब 10 घंटे, जी हाँ, पहली गोली चलने से लेकर एनएसजी के पहले बूट के ताज होटल के बाहर पड़ने तक 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। इन 10 घंटों में आतंकवादियों ने आराम नहीं किया था। उन्होंने ताज और ओबेरॉय को अपने किले में बदल दिया था। उन्होंने कॉरिडोर्स में RDX लगा दिए ताकि जो भी अंदर आए वो उड़ जाए। ताज होटल में आतंकवादियों ने होटल की कारपेट्स, पर्दों और फर्नीचर में आग लगा दी थी। एनएसजी के आने से पहले इंडियन नेवी के मार्कोस मरीन कमांडोज ने वहां होल्ड किया हुआ था। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 300 से ज्यादा मेहमानों को रेस्क्यू किया। उनका काम था आतंकवादियों को इंगेज रखना ताकि वो भाग न सके। अब बारी थी एनएसजी की। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 51 SAG के टीम कमांडर अपनी टीम को लीड कर रहे थे। मेजर संदीप की टीम जब 6th फ्लोर पर पहुंची तो अचानक अंधेरे में से गोलियों की बौछार आई। एक टेररिस्ट ने सीढ़ियों चढ़ते हुए उनके साथी कमांडो सुनील कुमार जोधा पर गोली चला दी। सुनील गिर पड़े, बुरी तरह जख्मी। उन्हें बचाने के लिए मेजर संदीप ने आगे बढ़कर फायरिंग की और आतंकवादियों को पिन डाउन कर दिया। सुनील को नीचे लेकर आ जाओ, कवर फायर मैं दूंगा, मेजर ने चिल्लाकर कहा। उनकी टीम ने जख्मी साथी को वहां से बाहर निकाला। अब मेजर संदीप अकेले थे। उन्हें पता था कि अगर आतंकवादी ऊपर के फ्लोर्स पर भाग गए तो उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा और वो और लोगों को मारेंगे। वो जानते थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन वो शेर की तरह उनके पीछे भागे। ओए, कहां भागते हो? मेजर संदीप ने ललकारा। एक मोड़ पर आतंकवादियों ने घात लगाया हुआ था। 4 आतंकवादियों ने एक साथ उन पर फायर किया। मेजर संदीप के बाजू में गोली लगी, खून बहने लगा, लेकिन वो रुके नहीं। वो लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, फायरिंग करते रहे। जब उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है तो उन्होंने अपनी टीम को रेडियो पर आखिरी मैसेज दिया, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, रीइंफोर्समेंट का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि अगर उनके साथी ऊपर आए तो वो भी एम्बुश में फंस जाएंगे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी आखिरी सांसों तक उन दरिंदों को वहीं पे रोक के रखा और शहादत प्राप्त की। उनकी कुर्बानी ने उन आतंकवादियों को वहीं फंसा दिया, जिससे बाकी टीम को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। आतंकवादी लिफ्ट शाफ्ट्स और सर्विस स्टेयर्स का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन बदल रहे थे। ताज के साथ साथ ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी यही हाल था, लेकिन वहां सिचुएशन थोड़ी अलग। वहां 2 आतंकवादियों ने 18वें फ्लोर के रूम 1856 को अपना बंकर बना लिया था। कमांडोज कमरे के अंदर घुस जाते हैं तो वहीं होटल के सामने एयर इंडिया के बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर स्नाइपर्स को तैनात किया जाता है। जिस कमरे में आतंकी मौजूद थे उसकी खिड़की पर स्नाइपर्स की तरफ से कई राउंड्स फायर किए गए, जिसमें एक आतंकी ढेर हो जाता है। वहीं कुछ ही देर में कमांडोज दूसरे आतंकी को भी मार गिराते हैं। इस तरह 28 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक ओबेरॉय से 143 हॉस्टेजेस को जिंदा बचाया गया। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। नरीमन हाउस
जहां जूइश कम्युनिटी का सेंटर था, वो कोलाबा के एक बेहद ही तंग और कंजेस्टेड गली में स्थित था। बिल्डिंग के चारों तरफ मकान ही मकान थे। टेररिस्ट्स ने नीचे की सीढ़ियां बॉम्ब से उड़ा दी ताकि कोई ऊपर ना आ सके। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स पर बैठे थे और नीचे आने वाले हर रास्ते पर उनकी नजर थी। जमीन से हमला करना मतलब मौत को दावत देना था। एनएसजी ने फैसला किया, अगर जमीन से नहीं जा सकते तो आसमान से जाएंगे। 28 नवंबर की सुबह पूरी दुनिया ने टीवी पर वो मंजर देखा जो हॉलीवुड मूवीज में दिखता है। एक भारी भरकम MI-17 हेलीकॉप्टर नरीमन हाउस की छत के ठीक ऊपर मंडरा रहा था। हेलीकॉप्टर इतने नीचे था कि लग रहा था बिल्डिंग से टकरा जाएगा। रस्सियां नीचे फेंक दी गई और उन रस्सियों से सरकते हुए एनएसजी के कमांडोज छत पर उतरे। ये रिस्की ऑपरेशन था। इसमें एक छोटी सी गलती और हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था या कमांडो नीचे गिरकर मर सकता था। लेकिन हमारे जवान मक्खन की तरह नीचे उतरे। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे हवलदार गजेंद्र सिंह बिश। इसी बीच मीडिया कमांडोज के हर एक्शन को लाइव टेलीकास्ट करते हैं। रिपोर्टर्स चिल्ला चिल्ला के लाइव दिखा रहे थे, देखिए एनएसजी कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, कमांडोज अब दूसरे फ्लोर पर हैं। कराची में बैठा हैंडलर ये सब देख रहा था और तुरंत फोन कर आतंकवादियों को बता रहा था, देखो छत पे नजर रखो, वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, पोजीशन ले लो। इसीलिए जैसे ही कमांडोज छत से अंदर घुसे, आतंकवादियों ने उन पर ग्रेनेड्स और गोलियां बरसा दी। हवलदार गजेंद्र को कई गोलियां लगी, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड की, रिटर्न फायर किया और अपनी टीम के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने दुश्मन को एंगेज रखा ताकि बाकी कमांडोज अंदर आ सकें। हवलदार गजेंद्र सिंह भी देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन को सफल बना दिया। एक कमरे में एक आतंकवादी छुपा हुआ था। उस कमरे में कमांडो 2 हैंड ग्रेनेड्स फेंकते हैं, जिसकी चपेट में आकर वो आतंकवादी वहीं मर जाता है। अब दूसरा आतंकी बचा होता। सबसे पहले कमांडोज सभी हॉस्टेजेस को सेफली बाहर निकालते हैं। फिर नरीमन हाउस के अंदर कई ग्रेनेड्स फेंकते हैं, जिनकी चपेट में आकर दूसरा आतंकवादी भी मरकर ढेर हो जाता है। इस तरह नरीमन हाउस अब सेफ था, लेकिन ताज होटल में अभी भी लड़ाई जारी थी। मेजर संदीप के शहीद होने से निराश एनएसजी चीफ JK दत्त कमांडोज में दोबारा जोश भरते हैं। इसके बाद कमांडोज आतंकियों की खोज में होटल के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं। तभी उन्हें ताज होटल के एक रेस्टोरेंट से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कमांडोज तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ कई हैंड ग्रेनेड्स फेंक देते हैं और जान बचाने के लिए आतंकी जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागने लगते हैं, तभी कमांडोज चारों आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस तरह ताज होटल भी पूरी तरह सिक्योर हो जाता है। 10 में से 9 आतंकी मारे जा चुके थे और एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जा चुका था। वहीं इंटेलिजेंस ने एक कॉल इंटरसेप्ट किया। उस कॉल में जब ताज में आतंकवादियों ने पूछा कि हॉस्टेजेस का क्या करना है, तो हैंडलर ने कहा, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो हॉस्टेजेस को बोझ मत उठाओ, उन्हें मार डालो। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। हैंडलर्स का क्लियर ऑर्डर था, मारो और मरो। 29 नवंबर की सुबह 3 लोकेशंस क्लियर हो चुकी थी। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो खत्म हो चुका था। करीब 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। लेकिन एनएसजी ने 600 से ज्यादा लोगों को बचा लिया था। इस हमले ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। जनता इस हमले के लिए पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करते हुए भारतीय सरकार से अपील करती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भारतीय सेना के अध्यक्षों के साथ लगातार मीटिंग्स करते हैं, लेकिन अंत में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन ना करने का फैसला लिया जाता है। इस हमले के बाद कई बदलाव किए गए। पहला, एनएसजी का स्ट्रक्चर बदला गया। पहले सारे कमांडोज दिल्ली में थे, जिसके कारण वो 10 घंटे का डिले हुआ। अब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में एनएसजी के रीजनल हब्स बनाए गए। आज अगर कहीं हमला होता है तो एनएसजी कुछ ही मिनट्स में वहां पहुंच सकती है। दूसरा, महाराष्ट्र ने अपनी खुद की एलीट फोर्स बनाई, फोर्स 1। ये यूनिट एनएसजी की तरह ट्रेंड है। तीसरा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का गठन हुआ। पहले टेरर केसेस में स्टेट्स आपस में लड़ते थे जुरिडिक्शंस के लिए। अब NIA के पास पावर है कि वो किसी भी टेरर केस को टेक ओवर कर सकती है बिना स्टेट की परमिशन के। और सबसे बड़ी बात, कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत किया गया। आज नेवी, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस मिलकर एक 3 टियर सिक्योरिटी ग्रिड बनाते हैं। इसके अलावा आतंकी अजमल कसाब पर कई सालों तक ट्रायल चलता रहा, जिसके दौरान पाकिस्तान के लक्ष्य तैयबा और इस अटैक से जुड़े कई राजों का खुलासा होता है। इस दौरान अजमल कसाब अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इस अटैक के सर्वाइवर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही के चलते 21 नवंबर 2012 को पुणे जेल में कसाब को फांसी दे दी जाती है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।